नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर प्रोग्राम के तहत पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट का करंट अफेयर लेकर आए हैं। इससे पहले वीक 2 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। जो लोग हमसे नहीं जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि हमारे द्वारा एक वीकली करंट अफेयर सीरीज इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस इनिशिएटिव के द्वारा हम आपका वीकली करंट अफेयर सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं और ये प्रोग्राम स्पेसिफिकली आपके प्रीलिम्स के एग्जाम को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं पर्यावरण का आज का लेक्चर। और आज हम जो है इन टॉपिक्स को जो है कवर करने वाले हैं। पहले तो देखिए कुछ मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज के बारे में बात करेंगे और ये इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि IUCN की जो लिस्ट है उसमें बेसिकली इनको कैटेगराइज किया गया है, राइट। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा COP15 मॉन्ट्रियल वाला होगा, जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके तहत आइची टारगेट्स क्या होते हैं, नागोया प्रोटोकॉल क्या है और कार्टेजेना प्रोटोकॉल क्या है, इन पर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि प्रीलिम्स के लिए ये हर एक चीज़ जो है बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे नमामि गंगे प्रोग्राम। देखिए ये पहले भी न्यूज़ था और इसको लेकर अभी आज या कल ही न्यूज़ आई है कि यूनाइटेड नेशन ने जो वर्ल्ड के टॉप प्रोग्राम्स हैं फ्लैगशिप 1 उनमें जो है नमामि गंगे प्रोग्राम को भी रखा है। तो बहुत अच्छी न्यूज़ थी, उसको तो मैं रिसेंटली भी न्यूज़पेपर में पढ़ के आई हूँ, ठीक है। लेकिन जब ये न्यूज़ में था तब ये किसी और वजह से न्यूज़ में था। इसके बाद देखिए न्यू स्पीसीज ऑफ फॉरेन ब्लैबर्स। अभी देखिए क्या हुआ है, सिंगिंग बर्ड की एक नई जो है प्रजाति मिली है, तो उसका नाम है वॉरेन ब्लैबर। और कहाँ ये मिली है इसके बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा इस वाली न्यूज़ पर फोकस करेंगे। देन देखिए EEAT एक इनिशिएटिव है, इन्वायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, ठीक है। कौन इस जो है इनिशिएटिव को लेकर आया है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव होगा, ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 1 से। प्लीज़ क्लास पर फोकस कीजिए और आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फैकल्टीज़ के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है और कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपनी जेन्युइन पॉजिटिव फीडबैक वहाँ पर ज़रूर दे सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज इन IUCN रेड लिस्ट। देखिए हम सबको पता है कि जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है दैट इज़ IUCN, ये एक रेड लिस्ट निकालता है फ्लोरा एंड फ्योना दोनों के लिए। यानी कि जो भी ऐसे एनिमल्स वगैरह की स्पीसीज जो खतरे में हैं जिनको हमें बचाने के लिए काम करना चाहिए उनको ये कैटेगराइज कर देता है एक लिस्ट में। कुछ अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसको जितना थ्रेट है उसके हिसाब से उसको उसके अंदर डाल दिया जाता है ताकि इंटरनेशनल लेवल पर हर किसी के अंदर ये अवेयरनेस जो है चली जाए कि देखिए ये इस क्रिटिकली एंडेंजर्ड अगर लिस्ट के अंदर है दैट मीन्स इनके पॉपुलेशन को लेकर बचाने के लिए हमें प्रयास करने हैं। ऐसी ही लिस्ट इनकी जो है पौधों के बारे में भी है। अभी जो 3 मेडिसिनल प्लांट यानी कि औषधीय पौधे थे कहाँ मिलते हैं, वो हिमालयाज पे मिलते हैं, उनको IUCN के इस खतरे की सूची में जो है शामिल कर लिया गया है, ठीक है। रिसेंट जो असेसमेंट हुए हैं वो ये बताते हैं कि जो डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, ठीक है, या फिर इलीगल ट्रेड जो होता है और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इनकी वजह से जो स्पीसीज हैं चाहे वो फ्लोरा की हो या वो फ्योना की हो उनके लिए खतरा उत्पन्न यहाँ पर हो रहा है। तो देयर आर सर्टेन कॉजेज जिनकी वजह से हमारे बायोडाइवर्सिटी जो है खतरे में है। तो सबसे पहला कौन सा है, मीजोट्रोपिस पैलेटा, ठीक है। ये मीजोट्रोपिस पैलेटा की एक पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको रखा गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर, यानी कि बहुत ज़्यादा अब आप कह सकते हैं इसकी पॉपुलेशन को खतरा है, बहुत कम जो है आप कह सकते हैं संख्या बची है। इसको पटवा भी बोलते हैं, एक परनीनियल सर्ब है और ये उत्तराखंड की एंडेमिक है। एंड जो ये बेसिकली आप कह सकते हैं फैक्ट है, दिस फैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स में बेसिकली कई बार ये पूछा जाता है कि ये वाला जो प्लांट है या ये वाला जो कोई भी स्पीसीज़ है ये क्या है, म्यांमार में, बांग्लादेश में, भूटान में भी मिलता है लेकिन इट्स एंडेमिक टू उत्तराखंड, राइट। तो कई बार वो क्या है अपोजिट करके पूछ लेते हैं। एंडेमिक का मतलब क्या होता है कि जो कोई चीज़ वहीं की लोकलाइज्ड जो है एरिया में मिलती है, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में ही वो पाई जाती है, तो वहाँ की एंडेमिक होती है। दरअसल असेंशनल जो ऑयल्स होते हैं वहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है और इसके अंदर काफ़ी आप कह सकते हैं रिच एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंड हम सबको पता है कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ठीक है,
उनको बेसिकली ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। और असेंशियल ऑयल्स के तो बहुत सारे यूज़ होते हैं। दूसरी कौन सी स्पीसीज है, तो दूसरी है फ्रिटिलोरिया सिरोसा। फ्रिटिलोरिया सिरोसा, आप यहाँ पे इसकी पिक्चर देख सकते हैं। इसको रखा गया वल्नरेबल की लिस्ट के अंदर, ठीक है। ये क्या है, बाल्बस हर्ब है, जिसको चाइना के अंदर बेसिकली एज अ मेडिसिनल प्लांट यूज़ किया जाता है। किस किस में, जैसे जो ब्रोंशियल डिसऑर्डर्स होते हैं, न्यूमेनिया और कफ जो सप्रेसेंट होते हैं उनके रूप में, बेसिकली लंग्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके लिए चीन में जो है इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर है। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है आपका डैक्टाइलोरिजा हटागीरा, राइट। स्लाइटली टफ प्रोनाउंसिएशन बट ठीक है, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में इसीलिए दिया है। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं। इसको जो कैटेगरी में रखा गया है, एंडेंजर्ड में रखा गया है। और ये बेसिकली ट्यूब्यूरस स्पीसीज होती है और ये एंडेमिक है हिंदू कुश की और हिमालयन रेंजेस की। और हिमालयन के पूरे रेंज में कौन कौन से कंट्री आ जाते हैं, अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, ठीक है। इसका जो भारतीय औषधि का एक सिस्टम है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होता है, ठीक है। बेसिकली कुछ आप समझिए कि कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जैसे स्टमक एक्ट वगैरह, जहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए इसको डैक्टाइलोरिजा हटागीरा को यूज़ किया जाता है। तो अब इसमें से आपने क्या याद रखना है, इन तीनों स्पीसीज के नाम को याद रखना है, किस लिस्ट में इनको कैटेगराइज किया गया है, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वो याद कर लेना। सिर्फ एक पॉइंट ये याद रखना है कि एक हमने पढ़ा था जो उत्तराखंड में एंडेमिक है, ठीक है वो, और दूसरा इनको मेडिसिनल जो है यूजेस के लिए यूज़ किया जाता है। इतना अगर आप याद रख लेंगे तो आपका जो है यहाँ से आंसर निकल जाएगा। इतने से प्रश्न बनता है इस तरह की न्यूज़ से, राइट। चलिए दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक है कि देखिए बेसिकली एबेलॉन डुगोंग पीलर कोरल, ये क्या है, एक्सटिंक्शन की वर्ज पर पहुंच गए हैं। इनकी प्रजातियों को इतना खतरा हो गया है कि विलुप्ति की कगार पर ये बेसिकली पहुंच गई हैं, ठीक है। इफ आई एम राइटिंग इट, यस, हिंदी में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, विलुप्त की कगार पर ये पहुंच गए हैं। ओके, यहाँ पे अब हमें पहले ये पता होना चाहिए जो एबेलॉन होता है ये क्या होता है। तो आपने मोती वाले सीप के बारे में तो सुना ही होगा, है ना। तो वो बेसिकली मोलाजेस होते हैं जो फूड होता है, बहुत जगह ईटेबल होते हैं। ये जो सीप है जिनमें कई बार आप कहते हैं कि मोती भी आपको मिलते हैं, तो वो होते हैं एबेलॉन। डुगोंग कौन है, तो डुगोंग को देखिए बेसिकली समुद्री गाय भी कहा जाता है, एक हर्बिवरस मैमल है ये, समुद्र में मिलने वाला, ठीक है। इसके अलावा कोरल्स आप सभी जानते हैं, कोरल का भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक की हम बात कर रहे हैं, पिलर कोरल की। तो क्यों न्यूज़ में, क्योंकि ये बेसिकली एक्सटिंक्शन की वर्ज पर पहुंच चुके हैं। तो देखिए जो 15वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, किसकी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कहाँ पर हुई थी, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई थी दिसंबर 9 को। उन्होंने ये बताया ओवर कंजप्शंस की वजह से, अनसस्टेनेबल हार्वेस्टिंग की वजह से, ठीक है, हमारे आसपास के जो पौधे और जानवर हैं उनको खतरा हो रहा है, ठीक है। और जो है इस वजह से वहाँ पर जो कन्वेंशन ऑफ बेसिकली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला ये हुआ था पूरा कॉप, इसमें एक थ्रेटेंड स्पीसीज की लिस्ट को भी जारी किया गया था, जिसमें से ये 3 नाम निकलकर सामने आए जो एक्सटिंक्शन की, विलुप्ति की कगार पर पहुँच गए हैं, करेक्ट। एक एक करके तीनों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए एबेलॉन, देखिए मैंने बताया था ना सीपी बेसिकली होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए करीब 54 एबेलॉन स्पीसीज जो है जो एक्सटिंक्शन की हद तक थ्रेटन है, राइट। और ये वर्ल्ड के मोस्ट एक्सपेंसिव सी फूड में से एक आता है, राइट, इसको ध्यान रखिएगा। और जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रन ऑफ होता है जिसकी वजह से एल्गी ब्लूम हो जाता है, वो इनके डिक्लाइन का एक कारण बन रहा है। नाउ दिस क्वेश्चन कि ये एल्गी ब्लूम होता क्या है, राइट। देखिए वाटर की बॉडी के आसपास अगर खेती होती है या अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनमें बहुत सारे केमिकल, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, रसायन यूज़ होते हैं। पानी के बहाव के साथ वो सारे उस वाटर बॉडी के अंदर आने लगते हैं, जिससे उस वाटर बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की एक कंपोजिशन कलेक्ट हो जाती है। और इसकी वजह से जो एल्गी है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने आप को मल्टीप्लाई करके बहुत ज़्यादा संख्या में फैल जाती है, एल्गी ब्लूम उसको बोलते हैं, राइट। और उसकी वजह से जो बाकी की स्पीसीज होती है उनके अस्तित्व को लेकर एक खतरा हो जाता है। इसके अलावा बोट वगैरह का जो पेंट रिलीज होता है वाटर बॉडीज़ के अंदर, वो सब जो है
पानी के अंदर जीवों को परेशान कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी कैटेगरी की बात करें तो IUCN की लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। प्लीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड हमने बात की डुगोंग की। हियर यू कैन सी द पिक्चर्स। पिक्चर्स को साथ में यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि चीज़ों को आप कोरिलेट कर पाते हैं, याद रहती है। तो देखिए, अनइंटेंशनल कैप्चर की वजह से इस फिश को क्या है, खतरा हो रहा है। इस बात का क्या मतलब हुआ, एक्चुअली में कोई इसको पकड़ना नहीं चाह रहा है, लेकिन मछुआरे जो फिशिंग के लिए जाल फेंकते हैं तो उसमें ये बेचारी जो डुगोंग है ये भी फंस जाती है। ये इनके अस्तित्व के संकट का एक कारण बनकर आ रहा है। ठीक है, ये बेसिकली दूसरा रीज़न क्या है इनकी अस्तित्व के खतरे का, जो इनका खाना है डेट इज सी ग्रासेस, वो भी धीरे धीरे क्या है, ख़त्म हो रहा है केमिकल पॉल्यूशन की वजह से, ऑयल और गैस का जो एक्सप्लोरेशन होता है सी में उसकी वजह से। ठीक है, डुगोंग को देखिए सी काऊ भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और ये अकेली ऐसी प्रजाति है हर्बिवोरस मैमल की जो एक्सक्लूसिवली समुद्र में रहती है भारत के अंदर। ठीक है, तो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इसको याद रखिएगा। डुगोंग्स क्या होते हैं, जो मराइन इकोसिस्टम है, समुद्री जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसका बेहद महत्वपूर्ण एक हिस्सा होते हैं। अगर इनका जो है खात्मा होता है तो जो फूड चेन है हमारी, उस पर भी क्या है, एक आप कहेंगे गलत असर देखने को मिलता है। अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन हैबिटेंट की बात करें तो देखिए करीब 30 कंट्रीज़ में ये मिलती है, और भारत में अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, पाक बे और अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे अगर इंडिया है, एकदम साउथ पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, ये अगर श्रीलंका है तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है तो ये पाक बे आ जाता है, करेक्ट, और ये आपकी गल्फ ऑफ मन्नार आ जाती है, करेक्ट। तो ये थोड़ा सा आप चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, IUCN स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल है, और भारत के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अपेंडिक्स 1 में यानी कि शेड्यूल 1 में यानी कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन में रखा गया, और साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में आती है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन इनको मिली है। थर्ड कौन सा न्यूज़ में था, पिलर कोरल्स। तो देखिए इस तरह की शेप्स इनकी रहती है पिलर के तरीके की, इसीलिए ये नाम इनका जो है मिला है, करेक्ट। तो देखिए ये बेसिकली कहाँ मिलते हैं, लगभग थ्रू आउट द कैरेबियन में ये मिलते हैं। बात करें अगर तो युकाटान जो पेनिसुला है और जो फ्लोरिडा है वहाँ से लेकर त्रिनिदाद और टोबैगो वहाँ तक जो है इनकी पॉपुलेशन एक मिलती है। ठीक है, इनके अंदर एक अलग प्रकार की बीमारी फैल रही है जो बहुत जल्द इनका खात्मा कर रही है। प्लीज़ थोड़ा सा नाम ध्यान रख लीजिएगा, प्रीलिम्स में आपको काम आ सकता है। कॉन्टेंजियस स्टोनी कोरल टिश्यू लॉस डिजीज़। ठीक है, ये इनको बेसिकली अफेक्ट करती है, और 90 से 100 मीटर की रीफ हर दिन जो है इससे अफेक्ट हो जाती है, करेक्ट। अब ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी भाई, एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही थी किसकी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं क्योंकि ये लगातार न्यूज़ में अभी 9 दिसंबर के बाद से है, और कल भी इस पे द हिंदू में एक आर्टिकल आया था जहाँ पे भारत की तरफ से एक फंड बनाने की जो है डिमांड की गई है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो देखिए कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये क्या इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है, राइट। और ये क्या करता है, जैव विविधता की जो कंजर्वेशन संरक्षण के लिए ये काम करता है। साथ ही जैव विविधता के जो कंपोनेंट होते हैं उनका यूज़ कैसा हो, सस्टेनेबल हो, संधारणीय हो, और जैव विविधता के जो कंपोनेंट्स हैं, जो आप कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी से मिली हुई हमें रिसोर्सेज है, उनका अगर कोई यूज़ हम कर रहे हैं, उसका जो फ़ायदा मिल रहा है उसका भी फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ट्राइब्स बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट्स को जानते हैं। मान लीजिए कल को कोई कंपनी आए और वो आदिवासियों से ही उस प्लांट के बारे में पूछे, खोज करे, रिसर्च करे, उसको पता चले कि येस दे आर करेक्ट, ये मेडिसिन का ये पर्पस है, कल को उसका पेटेंट करा ले और उसके बाद उसको काफ़ी महंगी दवाई को बेचे, इससे आदिवासियों को क्या मिला, नथिंग। तो एक फेयर एंड इक्विटेबल शेयर होना चाहिए। जस्ट एन एग्जाम्पल, एक मोटे तौर पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया, उसके बारे में ये बात करता है कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनके यूटिलाइजेशन से जो भी बेनिफिट मिल रहे हैं उनका फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए। इसको 196 देशों के द्वारा क्या है, रेटिफाई किया जा चुका है, भारत भी इसका एक पार्ट है। अगर हम इसके सचिवालय की सेक्रेटेरिएट की बात करें तो वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और ये काम किसके अंडर करता है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के अंदर ये बेसिकली काम करता है। इसको प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए
ये जो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इसके अंदर कुछ टारगेट्स निर्धारित किए गए थे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। देयर आर सर्टेन टारगेट्स। उन टारगेट्स को कलेक्टिव रूप से आईची टारगेट्स बोल देते हैं। तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई आईची टारगेट्स किस चीज़ से रिलेटेड है। तो देखिए, आईची टारगेट्स को अडॉप्ट किया गया था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की नागोया कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, जापान के नागोया में जब कॉन्फ्रेंस हुई थी तो बेसिकली तब इनको अडॉप्ट किया गया था। ये क्या है? ये बेसिकली शॉर्ट टर्म प्लान्स है। ठीक है, और इनमें क्या करना है, हमने 20 एम्बिशियस येट अचीवेबल टारगेट्स रखे थे, जिनको कलेक्टिवली हम आईची टारगेट्स बोल देते हैं। करेक्ट, याद रहेगा। चलिए, अब जैसे क्या क्या है यहाँ पे कि भाई मेन स्ट्रीम बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल प्रोडक्शन, ठीक है, सस्टेनेबल फिशरीज, रिड्यूस इन्वेसिव स्पीसीज, मिनिमाइज रीफ लॉसेस, प्रिवेंट एक्सटिंक्शन, कंजर्व जीन पूल, रिस्टोर इकोसिस्टम, है ना, इम्प्लीमेंट नागोया प्रोटोकॉल। तो हमने कुछ इस टाइप के यहाँ पे आप कह सकते हैं चीज़ें रखी थी। अब इसके अंदर दो महत्वपूर्ण चीज़ें और आती है। वन इज कार्टेजिनो प्रोटोकॉल, सेकेंड इज नागोया प्रोटोकॉल। दोनों के में एक बेसिक सा डिफरेंस है, वो पता होना चाहिए। देखिए, 2000 में इस संधि, इस कन्वेंशन के सप्लीमेंट में एक प्रोटोकॉल जो है हमने अपनाया था, जिसको हम कार्टेजिनो प्रोटोकॉल कहते हैं। इसको फोर्स जो ये फोर्स में आया, वो आया 2003 में। इसमें बात क्या की गई कि देखिए, जो हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उससे हमें लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, LMO भी इसको बोलते हैं, इससे बचाना है। अब क्यों बचाना है? देखिए, फॉर एग्जांपल कल को क्या हो रहा है, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड जो कॉटन है ना, इसको यूज़ करना शुरू किया। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन के अंदर हमने जेनेटिकली कुछ चेंज किए हैं, फिर हमने इसको बनाया है। कल को अगर हम इसको कल्टीवेट करते हैं तो इसकी वजह से बाकी बायोडाइवर्सिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बात की गई है कि अगर कुछ भी ऐसा जेनेटिक चेंजेस हो रहा है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो बायोडाइवर्सिटी को उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। तो जब भी कार्टेजिनो प्रोटोकॉल याद आपको आए तो LMO को प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आपका निकल जाएगा, ठीक है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की वजह से जो चीज़ें हो रही हैं उनसे भी हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है। दिस इज़ द वन थिंग, राइट। दूसरा प्रोटोकॉल आता है नागोया प्रोटोकॉल, राइट। तो यहाँ पे क्या था कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, है ना, उनका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ निकल कर आई। इसको अडॉप्ट किया गया था 2010 में नागोया जापान में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 10 तब हुई थी, और बेसिकली ये फोर्स में आया 2014 में, ठीक है। तो अगर LMO की बात हो तो कार्टेजिनो प्रोटोकॉल, जेनेटिक रिसोर्सेज का फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग की बात हो तो नागोया प्रोटोकॉल, करेक्ट। इतना याद रहेगा, बात बन जाएगी। चलिए, अब बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक की। थर्ड टॉपिक क्या है? नमामि गंगे प्रोग्राम। ओके, तो देखिए, यूनियन गवर्नमेंट का ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। फ्लैगशिप मतलब क्या होता है? एक मेजर अम्ब्रेला प्रोग्राम है, उसके अंदर फिर 13 और प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको डिज़ाइन किया गया था बेसिकली क्लीनलीनेस को अनहेंस करने के लिए, ठीक है, कि भाई जो गंगा नदी है उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जो है होता जा रहा था, तो उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, नदी की जो है एक तरीके से क्लीनलीनेस को बढ़ावा देना। और नदी तब साफ़ होगी जब उसके आसपास का एरिया भी साफ़ होगा, ताकि इंडस्ट्रीज से अगर कुछ जो है सीवेज निकल रहा है वो भी क्लीन होगा, वेस्ट वाटर भी क्लीन होगा, लोग गांव में भी सफाई मेंटेन करके रखे, एग्रीकल्चर के अंदर भी जो है हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनानी पड़ेगी। ये जब होलिस्टिक अप्रोच अपनाई जाएगी तो गंगा साफ होगी, इस विजन को इसमें ध्यान रखा गया था, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए, बेसिकली अब धीरे धीरे जो हमारा फोकस था सिर्फ क्लीनलीनेस पर, वो शिफ्ट हो रहा है। कहाँ जा रहा है? कंजर्वेशन पर, टूरिज्म पर और इकोनॉमिक लाइवलीहुड पर। यानी कि इस नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत हमें ऐसे प्रोग्राम चलाने हैं जिससे ना सिर्फ संरक्षण हो, है ना, इकोसिस्टम अच्छा हो, बल्कि लोगों के लिए रोजगार भी उत्पन्न हो, है ना, और एक होलिस्टिक अप्रोच हो, लोग टूरिज्म को भी जो है इसमें बढ़ावा दिया जाए, लोग यहाँ घूमने फिरने भी आए, ठीक है। तो देखिए, हम क्या कर रहे हैं? सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। ये मेन पिलर्स है नमामि गंगे प्रोग्राम के। अगर कभी मीन्स में भी ये क्वेश्चन लिखने के लिए आता है तो इन मेन पिलर्स की थीम्स पर आप जो है अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है। फिर क्या है? रिवर सरफेस क्लीनिंग करनी है।
अफोरेस्टेशन वनीकरण करना है, इंडस्ट्रियल एफिलेंट मॉनिटरिंग करनी है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, पब्लिक अवेयरनेस और गंगा ग्राम्स क्रिएट करने हैं। तो ये कुछ 13 पॉइंट्स हैं, आप इनको याद कर सकते हो। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, एक इंटीग्रेटेड कन्वर्जन मिशन कर रहे हैं, यानी कि हमने एक आप कह सकते हैं इंटीग्रेटेड संरक्षण को लेकर हमने एक बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक संगठित जो है प्रयास यहाँ पे शुरू किया है। किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, है ना। और कब शुरू किया था हमने, 2014 में। उस टाइम पे बजट हमने इसका रखा था 20,000 करोड़ रुपए का, करेक्ट। तो मिनिस्ट्री का नाम थोड़ा सा क्या है याद रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, वी नो। अब इसका मैंडेट क्या है कि भाई जो पॉल्यूशन है उसको ख़त्म करना है, कंजर्वेशन संरक्षण करना है, रिजर्वेशन करना है, ठीक है। सतत धारा, निर्मल धारा, कुछ इस तरह का हमने इसका एक वो रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इम्प्लीमेंट किसके द्वारा हो रहा है, सेंट्रल लेवल पर एक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है और स्टेट पर स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स हैं। 2014 से देखें तो लगभग 30,000 करोड़ रुपए जो है सैंक्शन किए जा चुके हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, जहाँ पे हम जो सीवर वगैरह हैं उनको जो है इम्प्रूव कर रहे हैं, बाकी सारी जो एक्टिविटीज़ जो गंगा रिवर सिस्टम को अफेक्ट करती है उनको ट्रीट कर रहे हैं। अब न्यू फोकस एरिया क्या शिफ्ट हुआ है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज आपस में कोलैबोरेटिव तरीके से अलग अलग प्रोग्राम्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म मिनिस्ट्री, तो ये क्या कर रही है, टूरिज्म सर्किट को यहाँ पे डेवलप कर रही है। कुछ एग्जीबिशन फेयर्स जो है 75 टाउन्स में जो कि मेन गंगा नदी के चारों तरफ है वहाँ पर चलाए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री क्या कर रही है, देखिए ये आपकी नमामि गंगा टूर एंड ट्रैवल, ये आपका ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग, ये जो सॉलिड वेस्ट है उसके मैनेजमेंट की बात। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग कॉरिडोर्स क्रिएट कर रही है। अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री मैप कर रही है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ताकि फिर उनकी सोर्सेस का पता लगा के क्या किया जा सके, उनको ट्रीट किया जा सके, करेक्ट। इसके अलावा देखिए अगर गंगा को ठीक करना है तो गंगा के पास मिलने वाली उसके इकोसिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट जो स्पीसीज हैं उनका भी ध्यान रखना होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री क्या कर रही है, एक तो वनीकरण को बढ़ावा दे रही है, फिर जो गंगेटिक रिवर डॉल्फिन होती है, यहाँ पर देखिए गंगेटिक रिवर डॉल्फिन, इसके संरक्षण के लिए भी प्रयास कर रही है। पावर मिनिस्ट्री क्या कह रही है कि भाई जो थर्मल पावर से एक वेस्ट वाटर निकलता है उसको ट्रीट किया जाए और फिर उसको रीयूज किया जाए, करेक्ट। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की बात करें तो जो छोटी छोटी नदियां हैं, है ना, जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, उन सबको जो है प्रोटेक्ट करने का काम हमारी ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब 4 टॉपिक की तरफ चलें। 4 टॉपिक की बात करते हैं। न्यू स्पीसीज ऑफ वॉरेन ब्लैबर, ठीक है। दरअसल एक सॉन्ग बर्ड है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्या है, ये एक सॉन्ग बर्ड है। आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ मिली है, तो ये मिली है अरुणाचल प्रदेश में। आप ये पिक्चर देख सकते हैं एक बार, ठीक है, देखिए। तो सॉन्ग बर्ड वॉरेन ब्लबर अरुणाचल प्रदेश में मिली है, जिसका नाम रख दिया है हमने लीशु वॉरेन ब्लबर। लीशु नाम ये कहाँ से मिला है, दरअसल अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक कम्युनिटी है लीशु, वहाँ से नाम इसको मिला है। देखिए ये क्या है, ये एक स्मॉल एशियन बर्ड है और बेसिकली ये साउथ एशिया में मिलती है, ठीक है। बर्ड बायोलॉजी की बात करें तो जो बर्ड सॉन्ग होता है उसका मतलब ये होता है कि जो नेस्टिंग पीरियड होता है उस टाइम पर जो साउंड डिलीवर की जाती है मेल बर्ड के द्वारा एक टेरिटोरियल डिफेंस के लिए या फिर मेट की अट्रैक्शन के लिए, उसको सॉन्ग बर्ड कहा जाता है। तो एक पर्टिकुलर पीरियड में पर्टिकुलर पर्पस के लिए कुछ पर्टिकुलर साउंड्स जो निकाली जाती है उनको हम सॉन्ग बर्ड से रेफर करते हैं। लीशु कम्युनिटी की बात करें तो नाउ यू कैन सी द पिक्चर्स हियर। तो देखिए लीशु पीपल क्या है, जो तिब्बतो बर्मन एथनिक ग्रुप है ना, और जो बर्मा, साउथ वेस्ट चाइना, थाईलैंड, अरुणाचल प्रदेश का जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ पर बेसिकली मिलते हैं, करेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की। मुझे उम्मीद है यहाँ तक वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है, तो कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए। आइए देखते हैं इन्वायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग EEAT।
तो ये क्या है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं मिनिस्ट्री के द्वारा एक प्रेस रिलीज जो है जारी की गई थी 12 दिसंबर 2022 की, जिसमें इस इनिशिएटिव के बारे में बताया गया था। किस मिनिस्ट्री का है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसका ये एक नया इनिशिएटिव है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये जैसे डायग्राम है ना, ये आपको मेंस में ड्रॉ करने में हेल्प कर सकता है। इस तरह के फ्लो चार्ट्स आपको काफ़ी मदद करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एनवायरनमेंट की एजुकेशन कैसे काम करेगी, अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, उसके लिए नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, कंसर्न्स हो, सिटीजनरी हो, एक्शंस होने चाहिए, रिसर्च हो, पार्टिसिपेशंस हो, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जो पर्यावरण है उसके बारे में एक अवेयरनेस, एक जागरूकता क्रिएट की जाए, और जो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन है पर्यावरण के संरक्षण को लेकर, उसको मोबिलाइज किया जाए। ठीक है, देखिए जब तक जागरूकता नहीं होगी, पता नहीं होगा कि एक्चुअली में करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, तो कोई क्यों करेगा। तो पहले अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, देन उन लोगों को स्किल दीजिए, देन उन लोगों को एम्प्लॉय कीजिए, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ग्रांट इन एड दिया जाएगा। एक तो नेशनल ग्रीन क्रॉप्स NGC जो है बनाई जाएगी प्रोग्राम के लिए, यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा इको क्लब्स बनाए जाएंगे। फिर दूसरा है नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम्स, यहाँ पे क्या होगा, फील्ड विजिट होगी या फिर कैंप्स लगेंगे प्रोटेक्टेड एरियाज में, ताकि पहले अवेयरनेस बढ़े, है ना, एंड देन फिर जो है चीज़ों को लेकर काम हो, करेक्ट। तो ये बेसिकली आज के हमारे टॉपिक्स थे जो कि हमने पर्यावरण से संबंधित वीकली करंट अफेयर के रूप में यहाँ पर कवर किए हैं। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ बेस्ड ऑन द लेक्चर, प्लीज़ इनको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, और मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि एबेलॉन जो है वो वर्ल्ड के मोस्ट एक्सपेंसिव सी फूड है। फिर बताया गया आयुष्यन स्टेटस डुगोंग का क्या है, वल्नरेबल है। फिर पिलर कोरल के बारे में बताया गया, सिर्फ जो है आपके युकाटान पेनिसुला में मिलते हैं। ठीक है, इसमें से आपको जो है राइट ऑप्शन बताना है, राइट। ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, इसमें से आपको राइट ऑप्शंस जो है बताना है। ओके, देन नेक्स्ट की बात करते हैं, यस का आंसर हो जाएगा। फिर देखिए न्यू स्पीसीज एक मिली है जिसको लिशु वारेन ब्लबर नाम रखा गया है। ठीक है, ये कम्युनिटी है किसी राज्य की, तो ये किस राज्य से बिलोंग करती है, ये बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो स्टे ट्यून टू द सुपर कोचिंग IAS बाय टेक्स्ट बुक। और मैं ये बोलने वाली थी स्टे ट्यून विद मी, दैट इज़ ऑल्सो राइट। मेरे 2 प्रोग्राम आते हैं, वन इज़ द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, जिसमें मैं लाइव क्लास लेती हूँ सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, वहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दूसरा हम वीकली करंट अफेयर में मिल ही रहे हैं, और तीसरा बर्निंग इश्यूज़ के करंट अफेयर के वीडियोज़ आते हैं। तो प्लीज़ सारी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, आपको एग्जाम के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप डेली करंट अफेयर के वीडियो सुनते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस के रूप में, एंड देन वीकली करंट अफेयर कर लेते हैं प्रीलिम्स फोकस होकर, तो आपका देखिए पेपर में करंट अफेयर पूरा अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।